सो हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं अपनी सीरीज पे। सीरीज बन रही है कौन सी? कॉस्ट अकाउंटिंग की। सिंपल भाई। हाँ जी, वो मैटर नहीं करता चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम में हो चाहे आपका बीकॉम ऑनर्स हो, बस आपका जो सेमेस्टर है वो सेकंड, फोर्थ या फिर सिक्स में से होना चाहिए। आप आराम से इस पूरी पूरी सीरीज देख सकते हो। ठीक है भाई। आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। इससे पहले हम 10 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, फटाफट से जाइए और देख के आइए। और चैप्टर शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आप किसी भी तरीके के किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करना चाहते हो, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। सिंपल सर। हाँ जी, ज्यादा प्राइस रखते नहीं हम, 150 से 200 के बीच में आपको नोट्स मिल जाएगा। हो सकता है आपको डिस्काउंट में मिल जाए, तो इस वजह से आप जाइए फटाफट से कॉन्टैक्ट करिए। ठीक है भाई। जो भी चलते हैं मिनिमम अमाउंट होगा, आप आराम से पेमेंट करके व्हाट्सएप पे नोट्स परचेज कर लोगे। कोशिश करना सर आप व्हाट्सएप करो, क्योंकि हम जल्दी जल्दी वहीं पे रिप्लाई दे पाएंगे। ठीक है। कॉल करने की कोशिश मत करना, क्योंकि कभी हम बिजी मिलेंगे कभी आप बिजी मिलोगे, तो अच्छे से बात हो नहीं पाएगी। ठीक है। तो व्हाट्सएप करना, कंप्यूटर टाइपिंग में आपको नोट्स मिल जाएंगे आराम से। चलिए भाई शुरू करते हैं। अब बात आती है किसकी? प्रोसेस कॉस्टिंग की। तो इससे पहले आपने जॉब कॉस्टिंग कर लिया, इससे पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कर लिया। क्या? अरे क्या करना है सफेद? हाँ भाई। तो इससे पहले आपने जॉब कॉस्टिंग पढ़ लिया, इससे बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ा है। ठीक है भाई। अब चालू करते हैं, फटाफट से आते हैं अपने कोर्स पे, मतलब प्रोसेस कॉस्टिंग पे। अब जॉब कॉस्टिंग क्या होता है सर? जॉब कॉस्टिंग मतलब कुछ नहीं, आपने पहले पढ़ रखा है। जॉब कॉस्टिंग मतलब क्या होता है? आपको जो भी डिफरेंट डिफरेंट जॉब आती रहती है आपके पास, आपने वो लेनी है और उस हिसाब से आप काम करते रहते हो। सिंपल। और क्या बोलते हैं, अलग तरीके से जॉब आएगी, आप अपने अलग तरीके से प्रोडक्शन करोगे। सिंपल। हाँ जी। ज्यादातर वो मशीन, मतलब वो टेक्निक कौन यूज करता है? जैसे कि टेलर हो गए। ठीक है। या क्योंकि उनको क्या होता है, अलग अलग सूट बनाने पड़ते हैं, अलग अलग पैंट बनानी पड़ती है, अलग अलग डिजाइन बनाने पड़ते हैं, मतलब यूनिक कंसेप्ट बनाना, मतलब हर एक जो आपका काम होगा उसके लिए आपको दोबारा से डिजाइन करनी पड़ेगी, दोबारा से प्लानिंग करनी पड़ेगी, दोबारा से डेकोरेशन करनी पड़ेगी। अलग अलग तरीके से कॉस्ट आएगी। ठीक है। काम को पूरा करने के लिए अलग तरीके से मतलब अलग तरीके किए जाते हैं। समझे? इसको बोलते हैं क्या? जॉब कॉस्टिंग। सिंपल। अब बात आती है किसकी? प्रोसेस कॉस्टिंग की। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है? यहाँ पे आपको हर जॉब के लिए, हर काम के लिए आपको अलग तरीके से सोचना था, अलग तरीके से प्रोसेस पूरी होती थी। लेकिन यहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग में एक काम आपके पास ऐसा आया जो कि लंबे समय तक चलने वाला है, बड़ा चलने वाला है, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट की तरह। लेकिन उसमें जितना भी काम है सारा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में था, आपने जो भी काम करना है वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से करना है। जो भी काम आया आपका कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से करोगे। प्रोसेस पूरी सेम नहीं होती, अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम होंगे। जैसे घर बनाने का काम है तो सबसे पहले आप बेस बनाओगे, उसके बाद दीवारें खड़े करने का काम है, उसके बाद आपको छत बनाने का काम है। तो सब काम अलग अलग होते हैं। ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है? आपके पास बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट आ गया, आपके पास एक तरीके से बड़ा ऑर्डर आ चुका है। ठीक है। आपको प्रोडक्शन करना है, लेकिन जो सारा काम है ना वो सारा सेम ही क्वांटिटी का काम है। फॉर एग्जांपल के तौर पे जॉब कॉस्टिंग कैसा हो गया? जैसे मैंने 10,000 पेंटे दे दी किसी, मतलब 2-3 पेंटे दे दी किसी टेलर को। जैसे मान लो जॉब कॉस्टिंग में मैं हूँ एक बिजनेसमैन और जॉब कॉस्टिंग का इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं किस तरीके से काम करूंगा? मेरे पास पैंटों का ऑर्डर आया, मैं वो नोट करूंगा। मेरे पास शर्ट बनाने का ऑर्डर आया और मेरे पास चलते हैं किसी शर्ट, जैकेट, स्वेट शर्ट, ये सब चीजें बनाने के ऑर्डर आया, तो मैं आराम से उसको नोट करते जाऊंगा और उस तरीके से डिजाइन के हिसाब से, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अलग अलग कॉस्ट लगाऊंगा उस पर। ठीक है। चलिए। अब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या होता है? मेरे पास एक बड़ा ही ऑर्डर आ गया, जैसे घर बनाने का ऑर्डर हो गया, तो फिर मैं एक ही काम कर रहा हूँ, एक ही जॉब कर रहा हूँ, लेकिन उसी में मेरे को अलग अलग तरीके से काम करना पड़ रहा है। जैसे फ्लोर बनाने के लिए अलग काम होगा, टाइल्स लगाने के लिए अलग काम होगा, पेंटिंग करने के लिए अलग काम होगा, दीवारें खड़ी करने के लिए अलग काम होगा, छत बनाने के लिए अलग काम होगा। सिंपल ना? हाँ जी। एक ही कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उसमें काम भी क्या करना पड़ रहा है, कॉस्ट भी अलग तरीके से लग रही है। प्रोसेस कॉस्टिंग कब यूज होती है? प्रोसेस कॉस्टिंग तब यूज होती है जब आपके पास बड़े लेवल का प्रोजेक्ट आया, जैसे कि ये पेन बनाने हैं। अब ये जो पेन बनाने का जो वो है काम, ये दे दिया इन्होंने कि आपको बनाने हैं 200 करोड़ पेन। कितने बनाने हैं? 200 करोड़ पेन। अब मैंने बोला सर मैं एक बार में, मतलब एक महीने के अंदर 1,000 या फिर 10,000 पेन बना पाऊंगा, मैक्सिमम क्वांटिटी इतनी है। तो मेरे को 200 करोड़ का ऑर्डर आ चुका है, मतलब सीधी बात है मेरे को 5-7 साल लग जाएंगे आराम से बनाने में। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की तरह बड़ा ऑर्डर है। लेकिन ये जो पेन बनाने का काम है, पेन बनाने का काम ऐसा भी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की तरह कि मेरे को फ्लोर बनाने का अलग काम में 6-7 महीने लगाने हैं तो उसका काम अलग तरीके से करूंगा, दीवारों बनाने का काम अलग तरीके से करूंगा। नहीं, मेरे को जो पेन बनाने हैं वो यही पेन बनाने हैं। तो जितनी बार भी मैं पेन बनाऊंगा, पूरे साल तक मैं इसे ही पेन बनाऊंगा। तो इस तरह के जो पेन होते हैं ये काम किए जाते हैं किसमें? प्रोडक्ट कॉस्टिंग, मतलब सॉरी, प्रोसेस कॉस्टिंग में। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है? एक यूनिफॉर्म काम होता है आपके पास, एक ही काम होता है आपके पास, बस उसी को लार्ज स्केल पे आपको करना है। सिंपल। तो इसको बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। इसके अंदर हम पूरी प्रोसेस से होके गुजरते हैं। पूरी प्रोसेस कैसे? जैसे पेन की बॉडी एक बार में बनाई जाएगी, जैसे स्टार्टिंग में हमने पेन की बॉडी बनाई, फिर उसके बाद हमने पेन की कैप बनाई, उसके बाद हमने रिफिल बनाया, उसके बाद हमने सबको असेंबल किया और फाइनल पैकिंग करके उसको पार्सल कर दिया। सिंपल। तो इस तरीके से जो पूरा काम है, इतने बड़े यूनिट का काम जो हम करेंगे वो प्रोसेस के अंदर करेंगे। किसके अंदर करेंगे? प्रोसेस के अंदर। और इसी को बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। अब प्रोसेस कॉस्टिंग में भी क्या हो सकता है कि 4-5 साल लग सकते हैं। अब 4-5 साल लग सकते हैं तो फिर उसमें भी हमें कॉस्टिंग निकालनी पड़ सकती है बीच बीच में।
तो इस वजह से हम ना अलग अलग प्रोसेस की कॉस्टिंग निकालते हैं। जैसे पेन बनाने का प्रोसेसिंग मतलब पेन की बॉडी बनाने के लिए जो हमने पहला प्रोसेस क्या है जिसमें हम बना रहे हैं पेन की बॉडी। दूसरी प्रोसेस जिसमें हम बना रहे हैं पेन की कैप, जिसे प्रोसेस बी बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बना रहा हूँ मैं बॉडी और यहाँ पे बना रहा हूँ मैं कैप, सिंपल। यहाँ पे बना रहा हूँ मैं रिफिल, जो इसके अंदर इंक विंक डल रही है, शाई डल रही है, जो वो डलता है स्पंज, ठीक है, वो रिफिल हो गई इसके लिए। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसका मतलब असेंबल कर रहा हूँ, वो सारा चीजें इसके अंदर आ गया। तो इसको बोलेंगे प्रोसेस ए, इसको बोलेंगे प्रोसेस बी, और इसको बोलेंगे प्रोसेस सी, और इसको बोलेंगे प्रोसेस डी। इस तरीके से प्रोसेस कॉस्टिंग चलती है। अब मेरे को इसके लिए अलग से कॉस्टिंग करनी पड़ेगी, इसके लिए अलग से कॉस्टिंग करनी पड़ेगी, इसके लिए अलग से कॉस्टिंग करनी पड़ेगी, और इसके लिए अलग से कॉस्टिंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पूरी प्रोसेस पे मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो वो तो चेक करना पड़ेगा ना भाई, वो तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। और इसका खर्चा अलग होगा, इसका खर्चा अलग होगा, इसकी कॉस्टिंग अलग होगी। इसके लिए मटेरियल मेरे को अलग से लाने पड़ेंगे, जैसे बॉडी बनाने के लिए मटेरियल अलग से चाहिए और लेबर भी चाहिए। ऐसी इसका कैप बनाने के लिए मेरे को मटेरियल अलग से चाहिए होगा और मेरे को लेबर भी चाहिए जो कैप बनाने में एफिशिएंट हो। मेरे को रिफिल बनाने के लिए भी मटेरियल चाहिए होगा और उसके लिए भी लेबर चाहिए होगा रिफिल बनाने के लिए, सिंपल ना। और मेरे को उस आगे काम करने के लिए, पैकिंग करने के लिए मटेरियल अलग से चाहिए, लेबर अलग से चाहिए। मतलब प्रोसेस कॉस्टिंग में आप हर बार प्रोसेस कॉस्टिंग ही करते हो। मतलब आपको चार तरह से अकाउंट बनाने हैं, हर प्रोसेस के हिसाब से अकाउंट बनाने हैं, जिसमें अलग ही मटेरियल लगते हैं, अलग ही लेबर लगते हैं, सिंपल। बस क्या होता है, जो यहाँ पे इनपुट यहाँ पे हमने खरीदे होंगे वो यहाँ तक क्या बन चुके होंगे, आउटपुट बन चुके होंगे। जो हमने रॉ मटेरियल खरीदा, जैसे प्लास्टिक खरीदी और उससे क्या बना दी, प्लास्टिक की ये बॉडी बना दी पेन की, तो ये क्या हो गया अब आउटपुट। अब इसका जो आउटपुट होगा वो इसके लिए क्या बन जाएगा, वो इनपुट बन जाएगा, क्योंकि ये इस इनपुट को खरीद के इसके बाद पेन बना के मतलब कुछ आगे प्रोसेस करके कुछ और बना के बेचेगा, सिंपल ना। हाँ जी। तो एक का जो इनपुट होता है यहाँ पे वो दूसरे का क्या बन जाता है, आउटपुट बन जाता है। बाकी कॉस्टिंग सब चीज की उसी तरीके से होती है जैसे आप पहले से करते आ रहे हो। कैसे? आपको वही एक अकाउंट बनाना है नॉर्मल सा, इसके बाद आप क्या लिखोगे, सेल्स, यहाँ पे लिखोगे आप परचेज या फिर ओपनिंग स्टॉक जो भी था आपके पास, सिंपल। यहाँ पे आप लिखोगे डायरेक्ट एक्सपेंस जो भी है आपके पास, सिंपल। अगर कोई लॉस हो गया, नॉर्मल लॉस हो चाहे एबनॉर्मल लॉस हो, वो सारा यहाँ पे लिखने वाला है। और उसके बाद बैलेंस करके आप प्रॉफिट लॉस निकाल लोगे, सिंपल ना। बैलेंस करके आप प्रॉफिट लॉस निकाल लोगे। बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो ओपनिंग स्टॉक और ये जो परचेज है, यहाँ पे मटेरियल दे रखा होगा आपको, जैसे क्वेश्चन में भी मैंने दे रखा है। यहाँ पे देखो रॉ मटेरियल लिखा हुआ है, कहाँ गया रॉ मटेरियल, हाँ यही है इनपुट है ना, जो भी रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल हमारे पास रॉ मटेरियल इतना पड़ा था, तो बस ये कहला जाएगा क्या, इनपुट। और ये जो सेल्स है, सेल्स की जगह हम लिखेंगे प्रोसेस बी, क्योंकि ये जो सामान था प्रोसेस ए से किस पे जाएगा, प्रोसेस बी के पास। तो हमें मार्केट में कंज्यूमर को थोड़ा ना बेचा है सामान, ये किसको जा रहा है सामान, ये यहाँ से निकल के इस मार्केट के पास जा रहा है, यानी इस प्रोसेस में जा रहा है। तो बस यहाँ पे लिख देंगे बी, यानी कि जो हम सेल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम ए से निकाल के प्रोसेस बी को दे दे रहे हैं वो सामान, समझ में। तो हमने जो सामान बेचा वो किसको बेचा, प्रोसेस बी वालों को। तो जो प्रोसेस, ये जो क्लोजिंग स्टॉक होगा यहाँ पे, जो माल जा रहा है यहाँ से, वही यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक अगली वाली जो वो होगा प्रोसेस बी, उसके लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। बस इतना सा काम था। मतलब क्योंकि हम बेच तो रहे नहीं है, तो यहाँ पे सेल्स नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, इधर इधर आएगा क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स की जगह क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में जब आप पहले किया करते थे, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिखते थे, या तो हमने माल बेचा या फिर वो क्या बन जाता था, क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन यहाँ पे माल बेच नहीं रहे, क्योंकि ये प्रोसेस ए से निकल के माल किसके पास जा रहा है, प्रोसेस बी के पास। तो ये इसके लिए क्या है, प्रोसेस ए के लिए क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। और यही माल किसके पास पहुंच जाएगा, जब बी के पास, तो उसी के लिए यहाँ पे आ जाएगा क्या, ओपनिंग स्टॉक में, सिंपल। तो एक प्रोसेस का क्लोजिंग स्टॉक दूसरी प्रोसेस का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, इतना सिंपल। और जब बी से निकलेगा तब आपको क्या बनाना है, सी का ओपनिंग स्टॉक उसके, सिंपल ना। बस इसी तरीके से आप प्रोसेस कॉस्टिंग करते रहोगे, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया। अब समझते हैं सर प्रोसेस कॉस्टिंग होती क्या है। प्रोसेस कॉस्टिंग मतलब होता है प्रोसेस की एंड में, मतलब हर प्रोसेस के लिए आपको यूनिक कॉस्टिंग करनी पड़ती है, बस उसी को बोलते हैं क्या, प्रोसेस कॉस्टिंग, समझ में। हर प्रोसेस के लिए आपको यूनिक कॉस्टिंग करनी पड़ती है, बस उसी को क्या बोलेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, इट इज ए मेथड, सॉरी सर, हाँ, in this method all costs are accumulated at each stage of production और process, यानी कि हर कॉस्ट जो है वो एक्यूमुलेट यानी कि निकाली जाएगी, कैलकुलेट करी जाएगी हर प्रोडक्शन के एंड में या फिर प्रोसेस के एंड में, सिंपल। हाँ जी। एंड द कॉस्ट पर यूनिट, और पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकाला जाएगा, पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकलता है, देखो सीधी बात, अगर आपको निकालना हो एक क्वांटिटी पे कितना खर्चा किया, तो जो भी आपकी टोटल कॉस्ट होती है बस उसको डिवाइड कर दो क्वांटिटी से, है ना। बस सीधी बात ये कह रहा है पर यूनिट टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी ऑफ प्रोडक्ट की। हाँ जी। इज ऑल्सो डिटरमाइंड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, जो भी आपका हर स्टेज पे जो भी आपका टोटल कॉस्ट आएगा, हर स्टेज का जो भी आपका टोटल कॉस्ट आएगा, बस उसका टोटल कॉस्ट का जो खर्चा है उसको बस डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस बाय द नंबर ऑफ आउटपुट। या दे दो बात सर, क्या है, ऑल्सो डिटरमाइन ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस बाय द नॉर्मल आउटपुट ऑफ दैट प्रोसेस,
यानी कि जो भी आपका टोटल कॉस्ट का खर्चा है, जो भी आपका टोटल कॉस्ट है, जो भी आपका टोटल खर्चा है, उसको बस आपको डिवाइड कर देना है किससे, टोटल आउटपुट से, जो भी आपने माल बनाया है उससे। तो आपका क्या निकल जाएगा, हर एक यूनिट का जो खर्चा है वो आप निकाल सकते हो आराम से। सिंपल सा, मुबारक हो। बस यही था प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, बस बाकी सबसे किस तरीके से अलग है, यहाँ पे पूरी प्रोसेस करी जाएगी किसी भी काम को करने के लिए, जिसमें अलग अलग तरीके से प्रोसेस होती है, मतलब प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे जो आपको याद रखने वाली बात क्या है, वो एक प्रोसेस का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अगले प्रोसेस के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। बस इतना सा काम था, खत्म काम आपका, सिंपल सर। चलिए बात करते हैं फीचर्स की। फीचर्स क्या है सर, इसकी खासियत क्या है। तो ये क्या है, एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज, मतलब ये जो है ना प्रोसेस कॉस्टिंग, ये अप्लाई करी जाती है कहाँ पे, इंडस्ट्रीज में, क्योंकि वहां पे लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है और एक ही यूनिफॉर्म क्वांटिटी आपको बनानी पड़ती है, एक जैसे ही सेम आपको क्या बनाने पड़ते हैं, होमोजीनियस गुड्स बनाने पड़ते हैं बेसिकली कहा जाता है। ठीक है, हाँ जी। इनवेस प्रोडक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस चलता रहता है, लगातार चलता रहता है, उसी को बोलते हैं बस हम प्रोसेस कॉस्टिंग। यहाँ पे प्रोडक्शन कैसा होता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। प्रोसेस इज स्टैंडर्डाइज, जो भी आपकी प्रोसेस है बनाने का जो तरीका है वो पहले से ही स्टैंडर्डाइज कर दिया जाएगा कि इस तरीके से बनाया जाएगा, ए के बाद बी में जाएगा, बी के बाद सी प्रोसेस में जाएगा, सी प्रोसेस के बाद डी प्रोसेस में जाएगा। सिंपल। चलिए आगे चलते हैं, क्या रहा है, नो आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, किसी एक यूनिट की कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होगी। जैसे टेलर वाली दुकान पे था, हमने एक पैंट दी उसको बनाने के लिए, तो उस पैंट की आइडेंटिटी अलग है कि ये ब्लू पैंट है, ये ब्लैक पैंट है, या फिर इसमें ये चेन लगी हुई है, इसमें ये वाली चेन नहीं है, बटन वाली पैंट है। सिंपल। तो हर चीज की अलग अलग आइडेंटिटी थी वहां पे, लेकिन यहाँ पे मतलब सारे जो प्रोडक्ट होंगे वो बिल्कुल सेम नहीं है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। क्या है, प्री डिटरमाइंड प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होती है पहले से ही क्या होती है, डिटरमाइंड होती है, यानी इस तरीके से आपको काम करना है, ये पहले से ही क्या होता है, फिक्स होता है। सिंपल। ये खासियत है किसकी, प्रोसेस कॉस्टिंग की। एक बार डिफरेंस भी समझ लेते हैं, क्या पता है आपके एग्जाम में आ ही जाए 5 नंबर का, क्योंकि डिफरेंस भी आते हैं। तो जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग में डिफरेंस क्या होता है, बस एक बार वो समझते हैं। सिंपल। चलिए, तो जॉब कॉस्टिंग क्या होती है, जॉब कॉस्टिंग का नेचर कैसा होता है, जॉब कॉस्टिंग मैन्युफैक्चर, मतलब मैन्युफैक्चर अगेंस्ट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, कुछ अगर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आती है उसी के बाद क्या करी जाती है, जॉब कॉस्टिंग करी जाती है। जैसे कुछ काम आया तब उसके बाद आप क्या करते हो, वो काम करते हो। लेकिन ये जो प्रोसेस कॉस्टिंग है एक कंटिन्यूअस फ्लो है, लगातार आपको काम करते रहना पड़ता है, कोई भी काम रुकता नहीं, क्योंकि अगर एक प्रोसेस रुक गई तो उसकी वजह से आगे आने वाले भी सारे काम खराब हो जाएंगे। अगर एक प्रोसेस ए में कोई गड़बड़ हो गई, सामान रुक गया, काम माल नहीं बना, तो प्रोसेस बी रुक जाएगी, प्रोसेस सी रुक जाएगी, सब रुक जाएंगे। सिंपल। बढ़िया भाई, एक सेकंड। हाँ भाई, शुक्र है। चलिए भाई, अब जॉब कॉस्टिंग का जो स्केल होता है वो कैसा होता है, लार्ज स्केल होता है, लेकिन जो प्रोसेस कॉस्टिंग होती है ये और ज्यादा लार्ज स्केल पे काम करती है, क्योंकि यहाँ पे पूरी प्रोसेस करी जाती है, बहुत बड़े स्केल पे प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, तो प्रोसेस ए पे, प्रोसेस बी पे सारा सामान ट्रांसफर किया जाता है, तो इसलिए बड़े स्केल पे प्रोडक्शन होता है। वहां पे स्केल लार्ज होता है, पहले से बताया था, इससे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है, केवल एक जॉब लेके चलता है। लेकिन जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है, बहुत सारे जॉब लिए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मतलब कि आप 300-400 क्वांटिटी ले सकते हैं कोई टेलर भी कपड़े सिलने के लिए। लेकिन यह जो प्रोसेस कॉस्टिंग होती है, या फिर क्या बोलते हैं जो प्रोसेस कॉस्टिंग जिसे बोलते हैं, वहां पे आप क्या बोलते हैं लार्ज स्केल पे, बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हो, क्योंकि वहां पे यूनिट क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, सेम जैसे आपको सामान बनाना होता है वैसे ही सेम सामान बनाना है, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्शन रुकता ही नहीं है, कंटिन्यूस चलता जाता है। तो इससे भी ज्यादा बड़े लेवल पे काम किया जाता है यहाँ पे। आगे यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस क्या होता है, यहाँ पे सबका यूनिट प्राइस अलग होता है, हर कपड़े का डिजाइन अलग होता है, हर कपड़े की रिक्वायरमेंट अलग होती है, इसलिए उनका प्राइस भी क्या होता है, ये अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सबका प्राइस सेम होता है, क्योंकि सारे प्रोडक्ट क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, सारी प्रोसेस सेम प्रोसेस से गुजरे होते हैं। सिंपल। आगे चलते हैं, सुटेबिलिटी, कहां पे सुटेबल है कौन सी जॉब, जैसे कि अगर आपको अपनी जॉब के अंदर, अपने काम के अंदर कुछ यूनिकनेस चाहिए, कुछ अनोखा नयापन चाहिए उसके अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जॉब कॉस्टिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो सिमिलर जैसे नॉर्मल जॉब थी वैसी रहे, बस आपका स्केल जो है थोड़ा सा बढ़ जाए, यानी कि आपको सेम ही क्वांटिटी चाहिए, सेम ही कपड़े चाहिए, सेम ही चीज चाहिए कुछ, ठीक है, और चाहते हो आप उसका बस खाली क्वांटिटी ज्यादा चाहिए आपको, तब आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हो प्रोसेस कॉस्टिंग का। लास्ट भाई, ट्रांसफर, जो इसकी कॉस्ट है ना, बिल्कुल फाइनल कॉस्ट होती है, जो कस्टमर को चाहिए होता है वही कॉस्ट होती है यहाँ पे, जो भी कस्टमर को पे करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे जो कॉस्ट होती है वो प्रोसेस कॉस्ट, एक कॉस्ट मतलब एक प्रोसेस की कॉस्टिंग अलग होती है, उसको ट्रांसफर किया जाता है बी में, और फिर बी की कॉस्ट अलग होती है, उसको ट्रांसफर किया जाता है फिर सी में, सी की कॉस्ट अलग आती है, फिर उसको ट्रांसफर किया जाता है मिला के किसके साथ, डी में। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं। हर प्रोसेस की यहाँ पे कॉस्ट क्या होती है, अलग होती है, जिसको ट्रांसफर किया जाता है किसमें, फाइनल प्रोडक्शन में। सिंपल सर, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे खत्म होता है डिफरेंस। मेन चीज भाई आपके एग्जाम्स में आएंगे न्यूमेरिकल्स, और या फिर प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या चाहिए, क्वेश्चंस, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको फॉर्मुले आने चाहिए थोड़े बहुत। तो ये फॉर्मुले हैं नॉर्मल से, अगर आप फॉर्मुले कर लेते हो ज्यादा बेटर रहेगा, बस खाली गिनती के 4 ना करोगे तब भी मैं समझा ही दूंगा जब आप आगे आप क्वेश्चन करने वाले हो। सिंपल। तब तो समझिए ध्यान से, जैसे नॉर्मल लॉस है उसका फॉर्मुला क्या दे रखा है भाई, क्या है, ओपनिंग स्टॉक जो होता है ना, वर्क इन प्रोग्रेस, उसके साथ जोड़ना है जो भी आपने प्रोडक्शन, जो भी आपने यूनिट्स लेके आए हो, नहीं सीधी बात, जो ओपनिंग स्टॉक होता है उसके साथ आपको क्या करना पड़ता है, जो आप सामान खरीद के लेके आए हो, जैसे ओपनिंग स्टॉक के साथ परचेज जोड़ते हैं, वैसे ही
ओपनिंग स्टॉक के साथ आपको नई जो यूनिट आप लेके आए हो, परचेज करा है आपने सामान, वो जोड़ोगे और उसमें से माइनस कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस का, बस उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, नॉर्मल लॉस से। जो भी आपका नॉर्मल लॉस हुआ है आपको पता चल जाएगा नॉर्मल लॉस कितना है। सिंपल, नॉर्मल लॉस का परसेंटेज दिया होगा बेसिकली आपके एग्जाम्स में, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट गुड, यानी कि जो भी अच्छा माल है उसकी कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाली जाएगी, मतलब किसी भी सामान की कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, क्या है, जो भी आपकी टोटल कॉस्ट आएगी उसमें से स्क्रैप वैल्यू आपको माइनस कर देनी है, जो भी आपको मिली है वो, उसको डिवाइड कर देना बस किससे, नॉर्मल यूनिट से। सिंपल। एक सेकंड भाई, मेरे को लगा बाहर कोई है। हाँ भाई शुक्र है। चलिए अब बात आती है किससे, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, टोटल यूनिट को आपको माइनस कर देना है किससे, स्क्रैप वैल्यू से। जैसे आप डेप्रिसिएशन नहीं निकालते थे, सेम वैसे ही डेप्रिसिएशन की तरह। जैसे फॉर एग्जांपल लेके चलता हूँ तब आपको समझ में आएगा। जैसे कार एक, ठीक है, आपने एक कार खरीदी कितने की, 11 लाख रुपए की। आपको पता है जो कार है वो कितने साल चलेगी, 10 साल तक चलने वाली है। सिंपल। लेकिन 10 साल बाद जो कबाड़ हो जाएगी, और कबाड़ हो भी जाएगी तब भी हमें स्क्रैप वैल्यू के 1 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे, कबाड़ी वाला 1 लाख रुपए तो दे ही देगा उस कार के। सिंपल। तो डेप्रिसिएशन निकालिए आपने, कितना यूज किया, कितना आपका लॉस हुआ। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालते थे आप, 11 लाख में से 1 लाख माइनस करते थे, क्योंकि 10 लाख की आपको लॉस होने वाला है। अरे 11 लाख की कार थी, 1 लाख का स्क्रैप वैल्यू से आपको कबाड़ से मिल ही जाएगा पैसा, तो आपको लॉस कितने का हुआ, बस खाली 10 लाख का। और वो जो 10 लाख का लॉस हुआ है वो क्या 1 साल में हुआ है, नहीं जी, वो तो 10 साल में हुआ है। तो बस 10 से डिवाइड कर दो, तो आपका क्या आंसर आ गया, 1 लाख रुपए। ये डेप्रिसिएशन आ गया आपका हर साल का। सिंपल। बस इसी तरीके से आपको कॉस्ट निकालनी है, खर्चा निकालना है, जो भी प्रोडक्ट पे आप करते जा रहे हो। सिंपल। बढ़िया भाई, अगला क्वेश्चन भी बता दिया। हाँ भाई शुक्र है। बढ़िया। अब बात आती है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कैसे निकलेगा, बस टोटल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देनी है, उसके बाद जो भी आपका नॉर्मल यूनिट आती है जो आपने बेची है, बस उसको लिख देना है नीचे, खत्म काम। नॉर्मल यूनिट कैसे आएगी, जो भी आपका इनपुट है जो आपने लगाया था उसमें से जो भी आपके लॉस हो गए, यूनिट खराब हो गई, बस उसको माइनस कर दो, आपकी नॉर्मल यूनिट आ जाएगी। ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, यूनिट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। जितना भी आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ है, जितनी यूनिट का आपको एबनॉर्मल लॉस हुआ है, बस उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको एबनॉर्मल लॉस मिल जाएगा। सेम फॉर्मूला एबनॉर्मल गेन का वही है, बस यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस की जगह यूनिट ऑफ एबनॉर्मल गेन लिख दोगे, खत्म काम आपका। सेम वही आपका आंसर आने वाला है, एबनॉर्मल गेन। या तो फॉर्मूला याद कर लो, ना याद करो तो कोई बात नहीं है, मैं आपको याद करवा दूंगा, क्योंकि जब न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको समझ में आ ही जाएगा। समझ के करोगे ज्यादा बेटर रहेगा याद करने से अच्छा। सिंपल भाई। हाँ जी, बस एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, और ताकि आप समझ पाओ आराम से कंसेप्ट है क्या। ठीक है, मिटो देता हूँ भाई फिर क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, जिसको नोट करना है नोट करिए फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई शुक्र है। चलिए भाई, तो भाई वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। उधर थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी तो इस वजह से इधर आना पड़ा। चलो करते हैं। तो एक क्वेश्चन है भाई, वही क्वेश्चन तो मैं इधर लगा दूंगा या फिर इधर लगा दूंगा, आप देख लेना आराम से, जहाँ पे मेरे को सुटेबल लगेगा वहीं पे देख, मतलब इधर ही लगा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन लग जाएगा। चलिए भाई शुरू थे। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पासिस थ्रू टू प्रोसेस। एक प्रोडक्ट है जो कि दो प्रोसेस से होकर गुजरता है, ठीक है, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी। तो यहाँ पे आपको दो प्रोसेस अकाउंट बनाने पड़ेंगे। सबसे मेन जो टॉपिक होता है ना किसी भी टॉपिक, मतलब इस चैप्टर का, वो प्रोसेस अकाउंट ही। अगर आपको प्रोसेस अकाउंट आ गया मतलब आप पूरा क्वेश्चन करके आओगे आराम से। प्रोसेस अकाउंट ही आता है एग्जाम में। ठीक है भाई, श्योर थे। कह रहा है नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस वर डिटेक्टेड, मतलब डिफेक्टिव यूनिट हैविंग ए स्क्रैप वैल्यू ऑफ 2 रुपए एंड 5 रुपए पर यूनिट इन द प्रोसेस ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। मतलब जो नॉर्मल लॉस है या फिर एबनॉर्मल लॉस है, किसी भी तरीके का अगर लॉस हो गया, अगर लॉस हुआ मतलब वेस्ट हो गया कोई सामान, तो सामान तो बचा होगा ना, उसको हम स्क्रैप में बेचेंगे और स्क्रैप वाले वो 2 रुपए देंगे अगर वो प्रोसेस ए का सामान होगा, और 5 रुपए देंगे अगर वो प्रोसेस बी का सामान होगा। चलिए जी आगे चलते हैं। बाकी इंफॉर्मेशन आपको दे ही रखी है। लास्ट में कह रहा है देयर वाज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। यहाँ पे कोई ओपनिंग स्टॉक और वर्किंग इन प्रोग्रेस नहीं है, स्टार्टिंग है, ठीक है भाई कोई बात नहीं। कह रहा है बट ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दे रखे हैं भाई आपको 20,000 और 23,000। ठीक है चलिए भाई। तो कह रहा है आपको बनाने के लिए प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, फिनिश गुड्स अकाउंट, और आपको कह रहा है नॉर्मल स्टॉक अकाउंट, मतलब नॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन अकाउंट। सिंपल से। तो सबसे पहले आपको तैयार करना है क्या, प्रोसेस अकाउंट। एक सेकंड भाई। हाँ भाई श्योर है। चलिए भाई, तो सबसे पहले में इन चीज होती है प्रोसेस अकाउंट। तो आपको प्रोसेस अकाउंट ही बोल रहा है दोनों को बनाने के लिए। चलिए सर दोनों को एक साथ बना लेते हैं। ठीक है भाई, तो प्रोसेस अकाउंट सर देखते हैं। सिंपल सा है सर, बस प्रोसेस अकाउंट जो मेन चीज आपको सीखनी है ना वही नॉर्मल अकाउंट की तरह ही बनता है, बस इसमें एक कॉलम और एक्स्ट्रा बनेगा। जैसे पर्टिकुलर अमाउंट होता ही नॉर्मली, बस आपको एक कॉलम और बनाना है किसका, यूनिट्स का। तो आपको हिसाब किताब रखना है कितनी यूनिट्स आपने माल सामान बेचा। ठीक है, ये हो गया प्रोसेस अकाउंट। ए का बोल देते हैं इसे, ये ए प्रोसेस का अकाउंट है, प्रोसेस अकाउंट। ठीक है, दूसरा करते हैं, ये रहा यूनिट, ये अमाउंट,
पर्टिकुलर, यूनिट और अमाउंट, ये पर्टिकुलर, ये हो गया बी का प्रोसेस अकाउंट। सिंपल सा। चलिए, तो दोनों के प्रोसेस अकाउंट आपको बनाना है, ठीक है भाई। चलिए सर, वैसे ही जो नॉर्मल लिखते थे ना भाई, वैसे ही चालू करना है जैसे आप नॉर्मल करते थे। सबसे पहले आपको जो भी आपके पास मटेरियल होगा, ओपनिंग स्टॉक वो यहाँ पे लिखोगे, जो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंस पे होंगे वो लिखोगे। उसके बाद अगर कोई लॉस होता है वो यहाँ पे आएगा, कोई आपने माल बेचा है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अकाउंट बनाना है, ठीक है। चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन वाला क्या रहे रॉ मटेरियल है आपके पास 5 रुपए के हिसाब से। एक सेकंड, क्या है ये? हाँ भाई शुक्र है, ठीक। तो क्या रहे रॉ मटेरियल है आपके पास कितने का? 5 रुपए पर के हिसाब से 3000 यूनिट्स का। चलिए जी, तो सबसे पहले आपके पास क्या है? रॉ मटेरियल। लाइन से देख लेते हैं भाई, लाइन से ही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास क्या है? रॉ मटेरियल, जिसको आप मटेरियल भी लिख सकते हो खाली। कितना है भाई? 3000 यूनिट्स का है, ठीक है भाई। और 5 रुपए की एक यूनिट है, यानी 5 से कितना हो गया? 15000 का सामान आपके पास रॉ मटेरियल पड़ा है पहले से, ठीक। उसके बाद क्या है भाई? अच्छा, रॉ मटेरियल भाई इसका भी, तो जो यहाँ पे है ना प्रोसेस ए है, प्रोसेस ए ने रॉ मटेरियल खरीदा, उसको बनाया, और ये किसको बेचेंगे? प्रोसेस बी को, मतलब जो क्या बोल रहा हूँ उसे, जो बी आपका वो डिपार्टमेंट है उनको बेचा जाएगा, ठीक है भाई। तो जो ये सेल करेंगे यहाँ से, वो किसके पास पहुंचेगा? इसके पास। तो जो इसका क्लोजिंग स्टॉक होगा वो इसके लिए क्या बनेगा? वो ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ये सेल तो करते ही नहीं है, इनके पास माल बचा रहेगा ना, स्टॉक बचेगा। तो जो इनका जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो इसके लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। फिर ये लोग उसका सामान का यूज करेंगे और आगे प्रोडक्शन करेंगे। सिंपल, बस ये चीज होती है, नॉर्मल चीज जो आपको समझनी थी। चलिए सर, उसके बाद क्या रहे? इसका रॉ मटेरियल भी नहीं दे रखा ना, तो जो इसका आउटपुट होगा ना, जो आप ये माल बेचेंगे या फिर जो मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वही इसका ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, ठीक है। क्या रहे? नॉर्मल लॉस। चलिए सर, यहाँ पे आ जाते हैं नॉर्मल लॉस। ये रहा नॉर्मल लॉस, इसका भी दे रखा है। क्या रहा है? जो भी आपका इनपुट है उसका 10% नॉर्मल लॉस आना है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो पहले इसी को कर लेता हूँ सर, सिंपल, ठीक है। पहले इसको कर लेते हैं, बाद में इसको करेंगे, ठीक है। चलिए, तो नॉर्मल लॉस कितना है? इनपुट का 10%। तो इनपुट का 10% मतलब इनपुट कितने थे? 3000 यूनिट थी, इसका 10% कितना हो गया? 300 यूनिट। तो 300 यूनिट का क्या हो गया? नॉर्मल लॉस। अब अमाउंट कितना डालूं? तो क्वेश्चन वाले ने बताया था जो भी नॉर्मल लॉस हो या फिर एबनॉर्मल लॉस है वो सब बेचना है, तो किस भाव में बेचेंगे? ऊपर दे रखा था। स्क्रैप वैल्यू कितनी थी? 2 रुपए पर यूनिट। प्रोसेस ए की, प्रोसेस बी की कितनी है? 5। सिंपल, तो प्रोसेस ए के हिसाब से 2 रुपए पर यूनिट एट द रेट 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से हम लगाएंगे, तो कितना का सामान हो गया? नॉर्मल लॉस हमारा 600 का लॉस हो गया, ठीक है। चलिए, इसकी वैसे अभी जरूरत नहीं है, बाद में करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। क्या रहे? आउटपुट। आपने कितने का हमारा आउटपुट बना के बेचा? तो ये रहा भाई आउटपुट जो हम बेच रहे हैं। किसको बेचेंगे? प्रोसेस 2 को। चलिए, प्रोसेस बी डिपार्टमेंट लेके जाएगा, ठीक है। कितना आउटपुट लेके जाएगा? 2800 का आउटपुट लेके जाएगा, और वो भी कितने के भाव से? पता नहीं भाई, भाव तो बाद में निकालना पड़ेगा। चलिए सर, कह रहा है एडिशनल कंपोनेंट। एडिशनल कंपोनेंट मतलब कुछ एक्स्ट्रा है आपके खर्चे, तो एडिशनल कंपोनेंट कितना आपने एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया? 1000 रुपए का, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट वेजेस, तो ये डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस कितनी है भाई? ये दे रखी है 4000 की। चलिए जी, 4000 आ गया। उसके बाद क्या दे रखा है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने के? 10000 के। चलिए जी, 10000 आ गया। उसके बाद दे रखा है प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है? प्रोडक्शन ओवरहेड के बारे में क्या रहा है? एज परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट वेजेस का परसेंटेज। तो डायरेक्ट वेजेस कितने थे? 4000। तो 4000 का कितना परसेंट? 75%। कितना हो गया? निकाल लो भाई। तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 75 अपॉन में 100, कितना आ गया भाई? 3000। यहाँ पे आ गया 3000। सिंपल, खत्म क्वेश्चन। इसके अलावा कुछ है? नहीं सर, बस इतना ही क्वेश्चन था, खत्म। बस आपको अब एबनॉर्मल लॉस या फिर प्रॉफिट जो भी आएगा वो निकालना है, और इसका अमाउंट बताना है कितना अमाउंट होगा। सुनिए सर, तो हमारे पास कितनी यूनिट है टोटल? 2800 यूनिट है। अब समझो ध्यान से कंसेप्ट क्या है। अभी प्रोसेस अकाउंट में एक मेन चीज आपको सीखनी वाली है, वो क्या है? प्रॉफिट कैसे निकलेगा या लॉस कैसे निकलेगा, है ना। प्रॉफिट लॉस वही निकलता है बैलेंस करके, लेकिन यहाँ पे थोड़ा तरीका अलग होता है बैलेंस करने का या फिर निकालने का। प्रॉफिट लॉस कितना होता है, ठीक है, कैसे समझिए। क्या रहे? आपने 3000 यूनिट आपने परचेज करी थी रॉ मटेरियल, जिसमें से आपने 2800 यूनिट जो है किसको प्रोवाइड कर दिया? प्रोडक्शन बी डिपार्टमेंट को। यानी आपके हिसाब से जो आपका वेस्ट हो गया, क्योंकि 3000 यूनिट खरीदी आपने, और उसका 2000 उसमें से 3000 में से 2800 यूनिट बना के आपने बी डिपार्टमेंट को पकड़ा दी। यानी आपने एक्चुअल में लॉस कितने का किया? बस खाली 200 यूनिट का। यानी जो आपका सामान खराब हो गया वो कितनी यूनिट का खराब हुआ? 200 यूनिट का। लेकिन आप पहले से ही प्रिपेयर करके चल रहे थे कि आपको नॉर्मल लॉस हो सकता है, नॉर्मली कितना? 300 यूनिट का लॉस हो सकता है। एक्चुअल में आपको लॉस कितने का हुआ? 200 यूनिट का। लेकिन आप पहले से ही प्रिपेयर करके चल रहे थे, नॉर्मल लॉस आपको कितने का होता है? 300 यूनिट का। सिंपल, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने दे रखा था कि 3000 का 10% लेके चलना है, तो हम 10% लेके चल रहे थे। सिंपल, तो 3000 का सामान आपने खरीदा था, जिसमें से 2800 का सामान बना के आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोसेस डिपार्टमेंट बी को पकड़ा दिया। यानी आपने कितने का जो लॉस था वो करवाया? केवल 200 यूनिट का। एक्चुअल लॉस आपका 200 यूनिट का है। सिंपल,
लेकिन आपने पहले से ही प्रिपेयर कर लिया था कि आपको लॉस होता है 300 यूनिट का। यानी कि अगर देखा जाए मोटा मोटा कि आप 300 के लॉस के लिए तैयार थे, लेकिन एक्चुअल में लॉस कितने का, वो बस खाली 200 का। यानी कि आपने 100 यूनिट का फायदा करवाया। समझे? आपने 100 यूनिट का क्या करवाया, फायदा एक्चुअल में। तो बस इसी को बोलते हैं हम एबनॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल प्रॉफिट या फिर गेन। सिंपल। कितनी यूनिट का? 100 यूनिट का आपने गेन करवा दिया। समझा क्या? आसान है। एक बार समझते हैं अच्छी तरीके से। अगर यहां पे होता 2600 यूनिट, 2600 यूनिट, तब समझिए क्या होता। 3000 यूनिट हमने खरीदी थी, जिसमें से हमने मैन्युफैक्चर करी, और 2600 यूनिट किसको पकड़ा दी? प्रोसेस बी अकाउंट को। ठीक है, उनको आगे मतलब एक तरीके से सेल कर दी। 3000 खरीदी थी, 2600 बेची, यानी हमने 400 यूनिट बर्बाद कर दी, बना ही नहीं पाए, मैन्युफैक्चर नहीं कर पाए। चलो, जिसमें से 300 के लिए तो हम पहले से तैयार थे ना, 300 के लिए तैयार थे, तो एक्स्ट्रा जो हमने लॉस करवाया वो कितनी यूनिट का करवाया? बस खाली 100 यूनिट का। तो उसको बोलते हैं हम एबनॉर्मल लॉस, जिसको दिखाते हैं हम यहाँ पे। लेकिन इस वाले केस में हमने कितनी यूनिट बनाई है? हमने बनाई है टोटल 2800 यूनिट। क्वेश्चन वाला कह रहा है कितनी यूनिट बना रही है आपने? 2800 यूनिट, जो कि हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी को प्रोवाइड की है। ठीक है, तो 3000 में से हमने 2800 यूनिट प्रोवाइड कर दी इनको। ठीक है, 200 यूनिट का हमने लॉस करवाया। हम पहले से तैयार थे कितने लॉस के लिए? 300 यूनिट के लॉस के लिए, जिसमें से 200 यूनिट का ही एक्चुअल हो गया। तो 100 रुपए का क्या हो गया? 100 यूनिट का क्या हो गया? प्रॉफिट। सिंपल, वो प्रॉफिट यहाँ पे आ गया। अब बस खाली आपको अमाउंट निकालना है, मतलब कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। कॉस्ट पर यूनिट याद है कैसे निकलती है? कॉस्ट का फॉर्मूला बहुत अच्छे सर याद होगा आपको। कैसे निकलता है सर? बताया था अभी। टोटल प्रॉफिट है ना भाई, सॉरी टोटल कॉस्ट माइनस में इसमें से क्या घटाना था? जो भी आपका नॉर्मल लॉस था उसमें से, फिर आप लिखोगे टोटल इनपुट, टोटल इनपुट माइनस में नॉर्मल लॉस, बस यूनिट में, है ना? बस इस तरीके से। चलिए सॉल्व करते हैं। टोटल कॉस्ट आपकी कितनी आ रही है? टोटल खर्चा आपने कितना किया वो देखो फटाफट से। तो 15000 इस पे हमने खर्चा किया। ठीक है, और 15 और 1 16, 16 4 20, 20 और 10 30, 30 और 3 33, हमने टोटल ओवरहेड पर खर्चा किया, मतलब टोटल खर्चा किया हमारा 33000। 33000 की हमारी कॉस्ट, जिसमें से नॉर्मल लॉस हमारा कितना था? 600 का। इतना तो डूब ही गया हमारा। सिंपल ना, बढ़िया। टोटल यूनिट देखते हैं कितनी यूनिट हमने बनाई थी। तो हमने खरीदी थी 3000 यूनिट, जिसमें से हमें नॉर्मली पता था कि नॉर्मली कितना लॉस होने वाला है? 300 यूनिट का तो लॉस होने वाला है। तो एक्चुअल में जो हमने कॉस्ट लगाई वो कितनी यूनिट पे लगाई थी? 2700 यूनिट पे। सिंपल। तो प्राइस कितना बन के आया? ये बन गया कितना? 32,400। तो 32,400 को जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे कितना आंसर आएगा भाई? एक सेकंड, चलिए सर। तो ये क्या 32,400 मल्टीप्लाई बाय कितना? 2700। एक सेकंड में मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड करना है। 32,400 डिवाइड बाय 2700, तो आ गया भाई 12। तो आपका प्राइस कितना आया आज यूनिट को बेचने का? 12। सिंपल। तो 12 के हिसाब से आप एबनॉर्मल लॉस, मतलब एबनॉर्मल प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो निकालोगे और ये भी निकालोगे। तो 12 इंटू में, सॉरी 12 मल्टीप्लाई में 2800, कितना हो गया? ये हो गया भाई 33,600, और 12 इंटू में 100, तो 12 इंटू में 100 12 से हो गया। ठीक है भाई, तो आप आराम से इनका टोटल कर लेना, आपका रिपोर्ट अच्छी मिलेगी, मतलब आंसर बराबर आने वाला है। जैसे कि कितना हो गया? ये हो गया 3100 यूनिट हिसाब किताब, और ये हो गया कितना? ये हो गया 33 और 6, 33 और 6 कितना हो गया? 42, 34200। ठीक है भाई, 34,200, तो ये हो गया 3100। सिंपल ना, समझ में आ गया भाई? बस इसी तरीके से आपको प्रोसेस अकाउंट बनाना है और खत्म हो गया आपका प्रोसेस अकाउंट। समझ में आ गया भाई? कोई दिक्कत नहीं। मैं मानता हूं आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, अगर आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दूसरा वाला अकाउंट सीख रहे हैं, सेम इस तरीके से दोबारा करेंगे। ठीक है भाई, चलिए एक बार फिर से समझते हैं प्रोसेस बी के हिसाब से कैसे करना है। अब समझिए दोबारा से। सबसे पहले रॉ मटेरियल दे रखा है, इसमें कोई रॉ मटेरियल है नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था प्रोसेस ए जो बना के बेचेगा सामान, वो किसको बेचेगा? प्रोसेस बी वाले को। तो बस यही जो आपका अमाउंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये कहां से आया? प्रोसेस ए से। ठीक है, कितना आया? 2800 यूनिट सामान आया, और वो भी कितने का? 33,600 का। सिंपल सर, बढ़िया। उसके बाद कह रहा है नॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल लॉस डाल देते हैं। नॉर्मल लॉस आपका कितना हुआ? कह रहा है 5% ऑफ इनपुट, इनपुट का 5% कितना हो गया? इसका 10% होता है 240, सॉरी 280, उसका आधा 140, 140 का आपका क्या हो गया? नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस का प्राइस निकालना है। प्राइस कैसे? मैंने बताया था, चाहे नॉर्मल लॉस हो चाहे एबनॉर्मल लॉस हो, किसी भी तरीके का लॉस हो, जो आप बेचोगे मार्केट में जाके, जो आप बेचोगे मार्केट में जाके, उस स्क्रैप की वैल्यू कितनी मिलने वाली है आपको? तो स्क्रैप की मिलने वाली वैल्यू भाई प्रोसेस बी के हिसाब से 5 रुपए है ना। ठीक, तो 5 रुपए के हिसाब से आपको यहाँ पे निकालना है। पिछली बार 2 था, इस बार 5, तो कितना हो गया? 14 पंद्रह 70, यानी 700 रुपए इसका हो गया। ठीक है, कह रहा है आउटपुट कितना आपने बना के आउटपुट बेचा, तो किसको बेचा भाई? ये तो फिनिश गुड्स है ना, ये दो ही डिपार्टमेंट थे। उसके बाद तो कस्टमर के पास जाने वाला सामान, तो फिनिश्ड गुड्स। तो फिनिश गुड्स कितना हो गया? फिनिश गुड्स दे रखा है आपको कितने का? आउटपुट कितना देखा है?
मतलब 2600 यूनिट आपने बना के बेची है। इसका प्राइस तो बाद में निकलेगा, जैसे कॉस्ट हम निकालेंगे उसके बाद, ठीक है भाई। चलिए एडिशनल कंपोनेंट भाई, ये एडिशनल कंपोनेंट कितना लगाया हमने, 780 का सामान लगाया एडिशनल। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस लगाए हैं, डायरेक्ट वेजेस कितने के भाई, 3000 के, ठीक है। इसके बाद हमने लगाया डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस कितने के, 14000 के। इसके बाद हमने लगाया प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, एक सेकंड देख लूं कोई दिख रहा है कैमरे में, नहीं दिख रहा, ओ बच गया, देखा मेरे को लग रहा था ना रुक जाएगा, चलो भाई देख लो ध्यान से, ठीक है। चलिए तो प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड कितने का भाई, प्रोडक्शन ओवरहेड है कह रहा है 125%, वो भी किसका, डायरेक्ट वेजेस का। तो डायरेक्ट वेजेस है कितने के, डायरेक्ट वेजेस 3000 है, तो 3000 का 125% कितना हो जाएगा, तो 3000 मल्टीप्लाई में 125 अपॉन में 100, आप आराम से सॉल्व कर लो इसको, कितना हो गया भाई ये, तो 3000 मल्टीप्लाई में 125%, ये हो गया भाई 3750, सिंपल सर। चलिए हो गया, बस आपने सारी एलिमेंट्स डाल दी, जितने भी एलिमेंट्स थे और कुछ तो नहीं रह गया ना, बस भाई आपने सारी चीजें डाल दी जो चीज डालनी थी आपको, ठीक है। बस अब दो चीजें रह गई आपके लिए, क्या, एक तो आपको एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन होगा वो निकालना है, और दूसरी चीज आपको फिनिश गुड्स का मेन प्राइस निकालना है, ठीक है। चलिए खत्म करते हैं फटाफट से इसे। तो सीधी बात, अब निकलेगा कैसे ये फिनिश गुड्स का प्राइस और ये सब चीजें, तो पहले वही निकाल लेते हैं, एबनॉर्मल लॉस या फिर एबनॉर्मल गेन जो भी होता है, ठीक है। तो इस डिपार्टमेंट के पास 2800 यूनिट आई थी, जिसमें से इसने फिनिश गुड्स बना के तैयार करी कितने की, 2600 यूनिट्स, यानी कि इस डिपार्टमेंट ने 200 यूनिट्स का लॉस करवा दिया, सिंपल 200 यूनिट्स का लॉस। 140 यूनिट के लॉस को तो हम मानते हैं नॉर्मल लॉस, इसने कितने का करवाया, इसने 200 यूनिट का लॉस करवाया, यानी जो एक्स्ट्रा इन्होंने लॉस करवाया वो कितना है, 60 यूनिट का, और इसको क्या बोलेंगे हम, एबनॉर्मल लॉस, समझ गया, हाँ जी। तो 60 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस यहाँ पे आ गया भाई, एबनॉर्मल लॉस कितने का, 60 यूनिट का, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्की बात, ठीक है। दोबारा समझिए, 2800 यूनिट इनके पास थी, 2600 यूनिट इन्होंने बना के आगे डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करी, आगे फिनिश गुड्स डिपार्टमेंट को, ठीक है, जो बेचता है माल, ठीक है। यानी इन्होंने लॉस करवाया कितने के, इन्होंने वेस्ट कर दिया कितने, 200 यूनिट को, 200 यूनिट, हम 140 यूनिट तो नॉर्मल लॉस मार के चलते हैं, यानी इन्होंने 200 यूनिट का बेच दिया, 200 यूनिट का लॉस करवा दिया, यानी एक्स्ट्रा ये लॉस कितना करवाया, 60 यूनिट, वही 60 यूनिट क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस, सिंपल ना, बस खत्म करते हैं फटाफट से। अब बात आती है कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट का फॉर्मूला वही सेम जैसे पहले निकाला था, तो इस बार कॉस्ट देख लेते हैं भाई कितनी है, तो टोटल कॉस्ट कितनी है भाई, टोटल कॉस्ट जोड़ना है उसमें से ये माइनस करना है, ठीक है भाई। तो कितना हो गया, 33600, 33600 प्लस में 780 प्लस में 3000 प्लस में 14000 प्लस में 3750, तो ये आ गया भाई, ये आ गया 55,130, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेता हूँ 55,130, इसमें से माइनस करना है क्या, नॉर्मल लॉस जो कि आपको कितना था 700, बस इसको डिवाइड कर देना है किससे, जो टोटल यूनिट थी इनपुट कितना 2800, 2800 में से हम कितने लॉस झेलने के तैयार थे 140 का, तो वो माइनस कर देंगे तो हमारा एक्चुअल वो आ जाएगा, तो भाई कितना हो गया, तो 55,130 माइनस में 700, ठीक है, ये आ गया 44, सॉरी 54430, ठीक है। बस इसको डिवाइड करना है किससे, मतलब कि 2660 से, ठीक है, तो डिवाइड बाय 2660, तो आपका आ गया 20.4624 लगभग इतना, ठीक है भाई। चलिए तो बस ये इसका प्राइस आ गया जो कि कितना है 20.4624, ठीक है। बस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों का निकालना है ना भाई, इसी प्राइस से निकालना है सब भाई, 20.4624, ठीक है, हाँ जी दोनों का। चलिए तो एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से, तो इसका आ गया भाई, मतलब एबनॉर्मल लॉस आ गया 1227.7 है, ठीक है। चलिए और उसका दूसरे का वाले का कितना आएगा, तो डिवाइड बाय 60 और मल्टीप्लाई बाय 2600, तो इसका आ गया भाई 53203 मान लो, ठीक है, खत्म, कोई दिक्कत तो नहीं, बस खत्म भाई। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं और आपका आंसर सॉल्व कर लेते हैं, बराबर से दोनों साइड का बराबर आना चाहिए, अगर आपका बराबर नहीं आया तो आंसर आपका गलत हो रखा है, ठीक है। तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं, बराबर से कितना हो गया, ये हो गया भाई 53203 प्लस में 1227 प्लस में 700, तो इसका आ गया भाई 55,130, तो इसका भी यही आएगा भाई 55,130, सिंपल सा। तो इधर आ गया 2800 यूनिट का हिसाब किताब, इधर भी आ गया 2800 यूनिट का हिसाब किताब, तो ये आपका बन गया कौन सा अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्की बात, ठीक है भाई।
तो बस सबसे मेन चीज यही आता है भाई एग्जाम्स में। अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया तो फिर इससे ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ आता नहीं है, ठीक है। तो आप आराम से कर पाओगे इस चीज को, ठीक है भाई। चलिए, और अगर आपको कोई डाउट सकता है, कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में बता देना, मतलब डिस्क्रिप्शन में क्या बता पाओगे, मतलब अगर आपको कोई डाउट आता है भाई तो कैसे बताओगे, कमेंट करके बता देना अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो, ठीक है। और फिर भी अगर कोई डाउट ऐसा जैसे क्वेश्चन ही भेजना है कोई, तो कोशिश करूंगा भाई डिस्क्रिप्शन में आपको लगा दूं मैं इंस्टाग्राम लिंक, आप वहां पे आराम से क्वेश्चन की फोटो खींच के भेज सकते हो। कोशिश करूंगा, अगर लग गया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल आप फटाफट से नोट करिए। इसके बाद हमें बनाने हैं और भी अकाउंट, जैसे कि फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट बनाना है भाई, फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक अकाउंट। एक बार समझते हैं फिनिश्ड गुड्स का, नोट कर लिया भाई, एक बार नोट कर लो फटाफट से, फिर आगे चलिए, ठीक है। नोट कर लिया, हाँ भाई चले आगे, ठीक है। तो चलिए सर फटाफट से निकालते हैं फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक अकाउंट और आपके लॉस वाले अकाउंट। हाँ भाई, सबसे पहले फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक अकाउंट, ठीक है भाई। फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक अकाउंट, सारे अकाउंट तो वैसे ही बनते हैं भाई, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ये रहा फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स का अकाउंट। अब इसमें करना क्या है सर, सबसे पहले आप ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लिखोगे, क्लोजिंग स्टॉक जो आया वो आपके पास यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे आएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आप सामान बेचेंगे मार्केट में इसमें, और ये आएगा प्रोसेस बी से जो आपके पास गुड्स आया, समझिए, प्लस में परचेज, और वहां पे सीधा क्लोजिंग स्टॉक आता है, समझ में आया, ठीक है। तो सब ओपनिंग स्टॉक देखो फिनिश्ड गुड्स का, क्वेश्चन के अंदर लास्ट जाके वहां पे दे रखो कितना, जो ओपनिंग स्टॉक है और क्लोज स्टॉक है 23,000, तो आपको वही पुट करना है। तो स्टॉक में आ गया 20,000 और जो क्लोज हो गया उसमें कितना आ गया, सिंपल सर। चलिए, अब प्रोसेस बी से सामान का आया, बन के सामान आया 53,203 का, इतना ही था ना, बस पहले वो वहां पे आ जाएगा 53,203, यानी कि हो गया 73,203। हाँ भाई शुक्र है। चलिए भाई, देखो कितनी मेहनत हो रही है थारी ले, तो भाई गर्मी का टाइम वैसी हो रही है, इतनी कड़ाके की गर्मी, ठीक है। दोपहर में वैसे शूट कर रहा था, वो शूट खराब हो गई, तो इसलिए दोबारा बनाना पड़ रहा है, वही क्वेश्चन सेम दोबारा करवा रहा हूँ, ठीक है, पूरा कंप्लीट होने के बाद। और उसके बाद भी भाई गर्मी के मौसम में लाइट जलानी पड़ रही है, पंखे चलाऊंगा तो भाई नॉइस आएगी बहुत ज्यादा, तो इस वजह से पंखे बंद कर रखे हैं, पसीने हो रखे हैं। तो फिर भी पढ़ लो ध्यान से तुम, फिर भी पढ़ नहीं रहे तुम, ऐसी डी बालक हो तुम तो चलिए भाई शुरू करते हैं, कोई बात नहीं। कह रहा है आपको नॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाना है, ये सारे अकाउंट बनाने हैं। चलिए चालू करते हैं फटाफट से, 3 अकाउंट बनाने हैं ना, यही भी बना देता हूँ सर, ठीक है। ये रहा आपके पास नॉर्मल लॉस अकाउंट, क्वांटिटी भी लिख देंगे साथ साथ, ठीक है। ये एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ठीक है। और लास्ट ये एबनॉर्मल गेन अकाउंट, दिख रहा है नहीं दिख रहा, चलो दिख तो रहा है, ठीक है भाई। चलिए तो बात करते हैं सर नॉर्मल लॉस अकाउंट की। अब नॉर्मल लॉस अकाउंट क्या कहता है, नॉर्मल लॉस में जितना भी आपको नॉर्मल लॉस हुआ है वो वहां पे ट्रांसफर करना है। देखिए सर नॉर्मल लॉस कितना हुआ था आपको, नॉर्मल लॉस हुआ था आपको 300 क्वांटिटी का, चलिए यहाँ पे आपने क्रेडिट भी किया था तो वहां पे क्या हो जाएगा डेबिट। तो नॉर्मल लॉस में आपको डेबिट करना है, कितना नॉर्मल लॉस कहां से आया, प्रोसेस ए से, ये प्रोसेस ए से नॉर्मल लॉस आया आपके पास कितना 300 क्वांटिटी का, कितने का, टोटल 600 का, सिंपल। प्रोसेस बी से नॉर्मल लॉस आपके पास कितने का है, 140 क्वांटिटी का। तो प्रोसेस बी से आपके पास नॉर्मल लॉस आया कितने का, 140 क्वांटिटी का, यानी कि टोटल आया आपके पास कितना 700 क्वांटिटी, मतलब 700 का, सिंपल। यहाँ पे नॉर्मल लॉस ट्रांसफर कर दिया। अब समझिए सर, ये आपके हिसाब से नॉर्मल लॉस था कि आपके इतने का लॉस होने वाला है, लेकिन जब हम कबाड़ी में बेचेंगे जाएंगे तो कबाड़ी वाला उसका तो स्क्रैप के तो पैसे देगा ना, चलिए, और स्क्रैप के पैसे तो देगा, उस हिसाब से हमें कितना पैसा रिकवर हो जाएगा, क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं है कबाड़ी वाला ऐसे ही बेच दिया, कुछ पैसे रिकवर करने की कोशिश भी करेंगे। तो एक्चुअल में हमने कितना रिकवर किए बस एक बार वो चेक कर लेते हैं, ठीक है सर। चलिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्मल लॉस जो हमारा हुआ था उस क्वांटिटी को मैं सेल कर रहा हूँ, जो हमारी खराब क्वांटिटी थी तो वेस्ट क्वांटिटी उसको मैं सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ, सिंपल। मेरे को पता है इतना लॉस हो रहा था, इतना हम कबाड़ी में बेच सकते हैं, लेकिन अब मैं उसको बेचने जा रहा हूँ एक्चुअल में, ठीक है सर। तो मैं सेल कर रहा हूँ अपनी क्वांटिटी को, गुड्स सोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है भाई, जो भी आपके वेस्ट गुड्स है उनको बेच रहा हूँ। तो वेस्ट गुड्स देखो कितने बेचेंगे, तो यहाँ पे नॉर्मली 140 था, 140 गुड्स थे हमारे पास,
और एक सेकंड, हमने ना एबनॉर्मल लॉस भी रखा है 60 का, चलो वो तो अलग चलते हैं। तो 140 थे, 140 के 140 हमने बेच दिए, कितने के भाव में बोला था उसने? 5 के भाव में। चलिए सर, तो 5 के भाव में 140 क्वांटिटी 5 के भाव में हमने कितने में निकाल दी? 700 में। तो ये वाली क्वांटिटी प्रोसेस बी की तो पूरी पूरी निकल गई, सिंपल, हमने बेच दी मार्केट में। आगे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं सर, क्या रहा है नॉर्मल लॉस यहाँ पे कितना था? 300 का। लेकिन आप खुद सोचो, मैं क्या 300 क्वांटिटी बेच सकता हूँ? मैं 300 क्वांटिटी बेच सकता हूँ? नहीं। ये जो नॉर्मल लॉस था ये हमने एज्यूम किया था 300 का, मतलब नॉर्मली लॉस होता ही है, लेकिन एक्चुअल में लॉस पता है कितने का हुआ था? बस खाली एक्चुअल में लॉस हुआ था बस खाली 200 क्वांटिटी का, क्योंकि 3000 क्वांटिटी मिली थी, 2800 क्वांटिटी हमने बना के प्रोसेस बी वाले को दी थी। एक्चुअल में लॉस कितने का हुआ था? 2000, मतलब खाली 200 क्वांटिटी का। तभी तो 100 क्वांटिटी का एबनॉर्मल प्रॉफिट भी आया था, समझे? हाँ जी। तो मैं जो एक्चुअल लॉस की बात कर रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, तो मैं एक्चुअल लॉस जो हुआ था वही क्वांटिटी तो बेच सकता हूँ ना मैं कबाड़ी के भाव के रेट में। बाकी क्वांटिटी तो मैंने 12 के भाव में बेची होंगी इसको, समझे? तो एक्चुअल क्वांटिटी बेचते हैं सर। तो एक्चुअल क्वांटिटी तो सेल कर रहा हूं मैं फिर से, गुड्स कितने? वो जो नॉर्मल मतलब एक्चुअल क्वांटिटी 200 क्वांटिटी कितने के भाव में? जो कबाड़ी का भाव था 2 रुपए का भाव। प्रोसेस ए का जो सामान था वो कितने के भाव में लेता था? वो 2 रुपए के भाव में, है ना? चलिए, तो मैंने कितने का सामान बेचा? 400 का सामान। तो अब देखो 300 में से 200 का सामान मैं बेच चुका हूं, ठीक है? अभी कितना बाकी है बेचना? अभी 100 का बेचना बाकी है, जो कि मैं बेच नहीं सकता क्योंकि हमने प्रोसेस बी को दिया वो भी 12 के भाव में, सिंपल। लेकिन मैंने उसमें नॉर्मल लॉस में तो दिखा दिया, तो सीधी बात, जो आपका प्रॉफिट लॉस आया यहीं से आपको बैलेंस करना है। बैलेंस करने पे जो भी आपका प्रॉफिट लॉस आएगा उसको ट्रांसफर दोगे कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किसमें? कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट, मतलब कॉस्टिंग का पी&एल अकाउंट, ठीक है भाई? तो कितना प्रॉफिट लॉस आ गया? तो कितनी क्वांटिटी का? 100 क्वांटिटी का प्रॉफिट लॉस आ गया, जिसको मैं ट्रांसफर करूंगा कहां पे? कॉस्टिंग के पी&एल अकाउंट के अंदर। तो कॉस्टिंग का पी&एल अकाउंट में कितना जाने वाला है? 100 क्वांटिटी 2 के हिसाब से, यानी 200 रुपए का सामान, सिंपल सा। तो आप आराम से कर लोगे। तो ये टोटल आ गया कितना? 600, 6 12 13 1300 रुपए, 1300, ठीक है? और यहाँ पे हो गया 440, 440। मेरे को पता है सर आपकी बुक में गलत दे रखा है, तो अगर आप बुक का देख के आ रहे हो तो फिर भाई ये वाला अकाउंट उन्होंने गलत बना रखा है, इस तरीके से ही बनाना है, ठीक है? जो बना रखा है मैंने, सिंपल। अब इसको आप पी&एल में चाहे ट्रांसफर कर दो अभी सीधा, या फिर आप इसको ट्रांसफर कर दो सर एबनॉर्मल गेन में, एबनॉर्मल गेन अकाउंट में, क्योंकि प्रॉफिट तो हो गया ना 100 क्वांटिटी का, सिंपल। तो वो जो प्रॉफिट हुआ वो आप ट्रांसफर कर दो कहां पे? एबनॉर्मल गेन में, तब भी आप चल सकता है नॉर्मली, ठीक है? तो एबनॉर्मल गेन में डाल दो तब भी ठीक रहेगा नॉर्मली, तो वहां पे यूज हो जाएगा, वहां पे एबनॉर्मल गेन के साथ एडजस्टमेंट हो जाएगी, ठीक है सर? चलिए, क्योंकि एबनॉर्मल गेन में आपको दिखा रखा है 1200 का गेन, क्यों? क्योंकि आपने 100 क्वांटिटी 12 के हिसाब से आपने बेची है ना, किसको? प्रोसेस बी को, एक्स्ट्रा वाली क्वांटिटी, उसके एडजस्ट भी तो करना है ना, वो वाली 100 वाली, ठीक? सिंपल ना? समझाता हूं, देखो ऐसे एबनॉर्मल गेन, इसी को डालते हैं एबनॉर्मल गेन अकाउंट, ठीक है? यहाँ पे एबनॉर्मल गेन कितना था? यहाँ पे डेबिट था, उस साइड क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो एबनॉर्मल गेन में यहाँ पे आ गया कहां से? प्रोसेस ए से, प्रोसेस ए से कितना आया अमाउंट? तो 100 क्वांटिटी 12 के हिसाब से हमने बेची तो 1200 में बेच दी, सिंपल। लेकिन भैया 1200 में बेची, हमने दिखा रखा था भैया 100 क्वांटिटी हमने 2 रुपए के भाव में निकाल दी नॉर्मल लॉस वालों को, तो वो नहीं निकाली ना, तो वो इसमें से माइनस करना पड़ेगा ना, तभी तो आपको एक्चुअल पता चलेगा प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट है 1200 रुपए का प्रॉफिट, वो कब दिखाई दे रहा है? जब हम दिखा रहे हैं कि मैं 300 नॉर्मली लॉस करवा रहा हूँ, लेकिन 300 की तो लॉस हुआ नहीं था ना भाई, समझे? हमने लॉस खाली 200 क्वांटिटी का करवाया था ना, तो इसलिए 100 जो क्वांटिटी का जो मैंने लॉस दिखाया वो यहाँ से घटा दो, इस प्रॉफिट में से, इस प्रॉफिट में से जो आपको एबनॉर्मल गेन हुआ है उसमें से इसका जो प्राइस था वो घटाना पड़ेगा, तब आपका आ जाएगा एक्चुअल में आपका प्रॉफिट कितना आया था, ठीक है भाई? तो ये आ गया कहां से? नॉर्मल लॉस से। तो नॉर्मल लॉस अकाउंट से 100 क्वांटिटी 200 रुपए का, जो मैंने कबाड़ी वाले को दिखाया था, मैं कबाड़ी वाले को बेच रहा हूँ, वो कबाड़ी वाले को नहीं बेच रहा, वो तो 100 रुपए एक्स्ट्रा दिखा देते थे नॉर्मली बात, वो मैं यहाँ से माइनस करूंगा तब मेरे को पता चल जाएगा कि एक्चुअल में मेरा प्रॉफिट कितना आया। तो कितना आया? 1000 रुपए का। एबनॉर्मल गेन कितना है? 1000 का, ठीक है? तो ये आ गया एबनॉर्मल गेन, जिसको मैं ट्रांसफर करूंगा एक्चुअल में कहां पे? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर, सिंपल। तो आ गया 1200, ये आ गया 1200, सिंपल सर, खत्म क्वेश्चन। अब आते हैं एबनॉर्मल लॉस पे, ये एबनॉर्मल लॉस अकाउंट है, ठीक है सर? वही पर्टिकुलर अमाउंट यूनिट डाल देना बीच में, बस खत्म। तो एबनॉर्मल लॉस कहां पे था? यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेबिट साइड। तो यहाँ पे आ गया प्रोसेस कहां से? बी से। प्रोसेस बी से, एक सेकंड भाई, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा? चलिए सर, दिख तो रहा है, ठीक है? ये 200 है भाई, 200, ठीक है ना? चलिए, अब प्रोसेस बी से, अब प्रोसेस बी से मैंने क्या किया, देखो सर, प्रोसेस बी ये था सिंपल सर, 60 यूनिट थी 1227 की, क्या 60 की 60 यूनिट मैं कबाड़ी, मतलब ऐसी कहीं भी बेच दूंगा? नहीं जी, 60 की 60 जो यूनिट है मैं कबाड़ी वाले को भी तो बेच सकता हूँ ना, और वो कबाड़ी वाले हर यूनिट के मेरे को कितने देने के तैयार था? मेरे को देने के तैयार था भाई 50 रुपए। चलिए मैं कबाड़ी वाले को बेचता हूँ सर,
तो क्योंकि नॉर्मल लॉस तो मैं कबाड़ी वाले को बेच ही रहा हूँ, लेकिन जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है वो भी तो मैं कबाड़ी वाले को बेच सकता हूँ ना भाई। ठीक, तो मैं एबनॉर्मल लॉस बेच रहा हूँ क्या, कबाड़ी वाले को, यानी कि मैं सेल कर रहा हूँ गुड्स का, और मैं कितनी यूनिट बेच रहा हूँ, 60 यूनिट, कितने के भाव में, 5 के भाव में, यानी कितने का सामान, 300 का सामान मैंने कबाड़ी वाले को दे दिया। ठीक है भाई, चलो अब इसके बाद बस बैलेंस कर लेना, आपको प्रॉफिट लॉस आ गया और वही ट्रांसफर देंगे पीएनएल अकाउंट के अंदर, पोस्टिंग के पीएनएल में। तो 1200 में से 300 चले गए, बच गया 927, तो 927 आपका क्या आ गया, बैलेंस जो भी आपका बच गया, तो गया 1227 और ये हो गया 1227। ठीक है भाई, 1227, बस खत्म बात। तो ये आपका था मेनली जो आपको अकाउंट बनाना था, और यहाँ पे खत्म होता है सर आपका प्रोसेस कॉस्टिंग का पूरा चैप्टर। तो यहाँ पे खत्म होता है पूरा चैप्टर। अगर आपको फिर भी डाउट्स आते हैं तो आपको बता ही दिया मैंने, या तो कमेंट कर दो या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा होगा इंस्टाग्राम का, वहां पे जाके क्वेश्चन भेज सकते हो। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूं भाई साहब, दिल से जो से ग्रोथ से फेफड़ों से शरीर के अंग से थैंक यू आपको। तो आपने पहले तो नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं भाई, ठीक है, बाद में आराम से कर दियो, कोई आपत्ति नहीं आ रही, हम भी हैं आप भी हैं, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद। ठीक है, जिसको नोट्स परचेज करने हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर लेना। आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, और टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना है भाई नोट कर लो फटाफट से। ठीक है, बाय बाय।